हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था MIT यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर वीक ही हमारे सामने कोई ऐसा टॉपिक हो, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमारे सामने महीने तक कोई टॉपिक ना आए। ठीक है, तो वो जो सीरीज है उसको बस आपको कंटिन्यू देखते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? तो अभी रिसेंटली जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उनके ऊपर आज हम टॉपिक लेकर आए। कौन सा? 18th लोकसभा इलेक्शन। तो आपके सामने कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो 5 साल बाद होता है, आपको पता है। और अब जब एग्जाम होने वाला है आपका, तो 99.999% चांसेस हैं कि आपसे एग्जाम में या तो लोकसभा से, राज्यसभा से, या फिर आपकी पार्लियामेंट की जितने भी वर्किंग होती है उनसे, स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, वाइस मैं कह सकता हूं चेयरमैन से राज्यसभा के, कुछ भी पार्लियामेंट से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और अभी 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। पहली बार या कह सकता हूं दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा पीएम मिला है जो तीसरी बार ओथ लिया है जिसने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार एग्जाम में अगर देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक पैसेज आने के चांसेस बनते हैं। कहां से? लोकसभा। और इससे पहले जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है, रामलला, ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे इस वाले इलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18th लोकसभा इलेक्शन। तो इसका मतलब इससे पहले कौन सी लोकसभा चल रही थी? 17th लोकसभा। तो पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं जो आप सभी ने न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, है ना, हेडलाइंस में पढ़ी होंगी। जैसे आपसे पूछे कि इस बार किसकी पार्टी है, तो एनडीए अलायंस। ठीक है, कौन है उसमें? तो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए इज सेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तीसरी बार लगातार किसने अपनी पार्टी या किसने फॉर्मेशन की है? तो आपकी कौन है? बीजेपी, जिसकी जो अलायंस है, गठबंधन, उसका नाम क्या है? एनडीए। ठीक है, अगर पूछे कितनी सीटें, तो बेसिक से याद रखना 240 सीट्स। ठीक है, उनमें से लगभग वोट शेयर कितना मिला इनको? 36.56%। फॉलोइंग शॉर्ट फॉर द 272 मेजोरिटी। याद रखना, इससे पहले 10 साल जो सरकार रही, उन 10 ईयर की गवर्नमेंट के अंदर इनके पास फुल मेजोरिटी से इनकी बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि ये 272 के मेजोरिटी को टच नहीं कर पाए, एंड लेस देन द 303 एंड 282 जो इससे पहले इन्होंने मिली थी। 2014 में 282 और 2019 में 303 सीट्स इनके पास थी। ठीक है, अकेले बीजेपी, ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है एन चंद्रबाबू नायडू। आप जानते होंगे टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। और जो नीतीश कुमार है, जेडीयू, इन्होंने 16 और 12 यानी कि 12 सीटें जीती होती हैं, एक आंध्र प्रदेश से, एक बिहार से। ठीक है, इनके बारे में हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस विच इज पार्ट ऑफ द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक वोन 99 सीट्स। कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें जीती और पिछले 10 सालों में ये उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है, क्योंकि अपोजिशन की पार्टी बनने के लिए कम से कम लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 10% वो जो सीटें हैं आपके पास होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम इनके पास 52 सीट थी, इस बार तो 99। कितना होना चाहिए? 543 का 1/10%, तो 54.3, दैट इज 55 सीटें होनी चाहिए। तो पहले नहीं थी, अब इनके पास सीटें हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में भी सामने निकल के आए हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, द समाजवादी पार्टी केप्ट द इंडिया ब्लॉक्स मोरल हाई। देखो, जो इंडिया ब्लॉक्स है उसको जिंदा किसने रखा? समाजवादी पार्टी, क्योंकि इसने अकेले यूपी में 37 सीटें जीती होती हैं। ठीक है, और जो दूसरी है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, उसने 29 सीटें जीती होती है। कहां पे? तो आपके बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हायर देन इट्स 2019 टैली। तो ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन ना याद हो, लेकिन इस बार की कुछ पार्टियां जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस बार क्या आ चुकी है? तो कोलिशन की सरकार आ चुकी है, यानी गठबंधन की सरकार आ चुकी है। ठीक है, जो हमने पिछले 10 साल से नहीं देखी थी। इन द लास्ट 10 years a single political party बीजेपी led a majority government at the center। तो वो सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जस्ट ये बातें हमने न्यूज में भी पढ़ी हुई है, तो हम आगे स्किप कर जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे सामने सबसे बेसिक पॉइंट आता है कि जो इलेक्शन हुए इस बार किस चीज के लिए हुए? लोकसभा। ठीक है, तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। याद रखना, बेसिकली एक पॉइंट याद रखना, पार्लियामेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट के अंदर इंक्लूड होता है कौन? प्रेसिडेंट,
ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नाम मात्र का होता है लेकिन हेड होता है। ठीक है, उसके साथ कौन होता है? लोकसभा, और उसी के साथ कौन होता है? तो राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? तो याद रखना पार्लियामेंट। अगर पूछे प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 52। लोकसभा का आर्टिकल कितना होता है? तो आपका आर्टिकल नंबर 81। और राज्यसभा का कौन सा होता है? तो आर्टिकल नंबर 80। और अगर पूछे पार्लियामेंट का कौन सा नंबर होता है, तो आर्टिकल नंबर आपका 79। ठीक है, ऐसे ही स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, या कह सकता हूं कि उसमें गवर्नर होगा, उसमें होगा विधानसभा, और विधान परिषद सेम सेम होता है। ठीक है, अब समझना इस बार किसके इलेक्शन हुए थे? लोकसभा के। ठीक है, तो कुछ बेसिक सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो देखो, लोकसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, है ना, ऐसे समझो। राज्यों में जो राज्यसभा होती है उसमें राज्य में क्या होती है? स्टेट असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, उनके द्वारा इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो वहां पर भेजे जाते हैं, तो राज्यसभा नाम हो गया इसका। लोकसभा, लोक मतलब लोग मतलब पीपल, तुम डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हो तो उसे लोकसभा कह देते हैं। ठीक है, दूसरा द पीरियड ऑफ द लोकसभा 5 साल का होता है। इसका कितना होता है? तो एक परमानेंट बॉडी होती है और 6 साल का पीरियड होता है, और हर 2 साल में या हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या हो जाते हैं? इसके रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? टेम्परेरी हाउस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 552। इसमें कितनी है? 250। याद रखना, अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई? 552। लेकिन 552 में आज के दिन कितनी है? 550। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 550 में से अगर थोड़ा सा मैं पहले जाने की कोशिश करूं, देखो इसको ऐसे समझो, मैंने कहा ओरिजिनली 552 है, वैसे 545, क्योंकि जो 7 सीटें हैं वो कहां चली गई? वो चली गई आपकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। ठीक है, अब हुआ क्या? इन 545 का डिवीजन कुछ ऐसा था, 543 एक तरफ और 2 एक तरफ। ये क्या है? तो ये आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, जिनको इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली कह सकता हूं नॉमिनेट किया जाता है, और नॉमिनेट करने वाले कौन होते हैं? तो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो लोग होते हैं 543, इनका होता है इलेक्शन। ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर भी कैसे होते हैं? 230 होते हैं आपके स्टेट से। ठीक है, और आपके 12 मेंबर्स कहां से होते हैं, या 13 मेंबर्स कहां से होते हैं? तो यूटीज से होते हैं, यूनियन टेरिटरीज से। और ये जो 2 होते हैं इनको याद रखना, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में या 19 में अमेंडमेंट हुआ था, 20 में इनको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो आज के दिन कितने हैं पूछे? 543। ठीक है, और कितनी पीओके में है? 7। तो टोटल कितनी होगी आज के दिन? तो 543 और 7 कितने हो गए? 550। समझ में आ रही है बात? ओरिजिनली वैसे पूछे तो 552 था, इनको हटाने के बाद 50 बचा, और कैसे डिवीजन है वो थोड़ा सा मैंने लिखा। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? राज्यसभा। अब राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो थोड़ा सा याद रखना कि जो आपकी राज्यसभा है उसमें बेसिकली मेंबर्स कितने होते हैं? 250 राज्यसभा, इसमें होते हैं 250। वही डिवीजन दोबारा से याद रखना, 245 एट प्रेजेंट। बचे हुए -5 कहां चले गए? तो याद रखना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। ठीक है, और ये जो 245 है इसका डिवीजन कैसे है? तो देखो 233 क्या होते हैं इसके अंदर? तो आपके इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो 12 मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। और नॉमिनेट कौन करता है? तो याद रखना हमेशा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वही क्या करता है? उनको नॉमिनेट करता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस 12 को कहां से नॉमिनेट किया जाता है? तो याद रखना 4 फील्ड है। कौन कौन से? एक आपका आर्ट,
एक आपका कौन सा होता है उसके साथ साथ सोशल सर्विस, और कौन सा होता है इसमें, तो आपका होता है इसमें लिटरेचर, और एक इसमें होता है कौन सा, साइंस। इन 4 फील्ड से किसी भी मेंबर को उठा के प्रेसिडेंट क्या बना देता है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों एमपी होते हैं, याद रखना, दोनों को ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये कौन, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, वो खेलने में एक्सपर्ट है, ठीक है। वो कौन सी आर्ट है उनके पास, कला कौन सी है, क्रिकेट, क्योंकि उनको क्रिकेट का भगवान कह देते हैं, ठीक है। तो वो कहां पे हैं, तो आज के दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर है, समझ गए। अच्छा, इनका डिवीजन भी पूछे तो कैसे होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि उसमें कुछ स्टेट कुछ यूटी से थे, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। बेसिकली इसमें 2 to 9 होते हैं स्टेट से, ठीक है, और इसमें 4 मेंबर होते हैं यूटी से। कहां से, यूटी से, ठीक है। कौन कौन सी यूटी से, तो वो 3 यूटी से होते हैं बेसिकली, एक आपके दिल्ली से, एक आपके जम्मू एंड कश्मीर से, और एक आपके कहां से होते हैं, तो तीसरा आपका पुडुचेरी। इन 3 से क्या होते हैं, इसमें 4 मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा डिवीजन ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये है आपका परमानेंट हाउस, ये आपका लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस, लोअर हाउस, परमानेंट, टेम्परेरी। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड, आपको पता होना चाहिए कि जो मनी बिल होगा वो हमेशा कहां पर इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में। क्यों होगा, क्योंकि जो पैसा है वो पैसा किसका है, लोगों का, हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, तो हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स की परमिशन के बाद ही उस पैसे का यूज होना चाहिए। तो हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के मेंबर, तो हमेशा मनी बिल लोकसभा में आता है। बात समझ में आ रही है। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, 110। बजट किस में लिखा हुआ है, तो 112 में। ये कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से, ये लोकसभा से कम पावरफुल होती है, ठीक है। तो कौन ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा, ठीक है। इस बात को याद रखना। जैसे मनी बिल जब भी आता है, देखो आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई बिल आता है बेसिकली या तो वो लोकसभा में जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, या फिर मैंने कह दिया पहले राज्यसभा में गया फिर वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए तो उसको हम एक्ट मान लेंगे, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया तो एक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर प्रेसिडेंट साइन ना करे तो प्रेसिडेंट उस पर वीटो ले सकता है। प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती हैं जो भारत का प्रेसिडेंट यूज करता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो, और लास्ट कौन सी होती है, पॉकेट वीटो। तो इसमें लास्ट की 3 वाली कौन यूज करता है, तो हमारा प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद आपका कह सकता हूं सस्पेंसिव, और तीसरा पॉकेट वीटो, ठीक है। इन 3 का यूज करता है, पहली वाली का यूज नहीं करता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो मनी बिल हमेशा यहां आएगा, यहां पास होगा, ये पास करे या ना करे, विद इन 14 डेज अगर इसने हाँ भर दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये पास माना जाएगा, प्रेसिडेंट इसको पास कर देगा, ठीक है। इसको इन कुछ पॉइंट्स को याद रखना। और प्रेसिडेंट कौन होता है, तो आर्टिकल 77 में क्या लिखा है, नॉमिनल हेड। एक्चुअल पावर कौन यूज करता है, तो एक्चुअल पावर किस में होती है, तो प्राइम मिनिस्टर में होती है, पीएम में होती है, ठीक है। और लोकसभा मतलब हम किन्हीं को पढ़ते हैं, पीएम को ही पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखो इस बार का जो जनरल इलेक्शन है, ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो याद रखना अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक क्या चले थे, पहले नॉर्मल जनरल इलेक्शन। और उनके अंदर जो सबसे पहले अगर पूछे फर्स्ट लोकसभा की मीटिंग कब हुई, तो याद रखना 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा बैठी। अगर पूछे फर्स्ट राज्यसभा कब बैठी, तो याद रखना 3 अप्रैल 1952। और अगर पूछ ले आपसे कि पहली बार पार्लियामेंट की मीटिंग कब हुई थी, जब वो तीनों एक साथ बन चुके थे, तो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट बनती है 13 मई 1952। और ये सारे डाटा मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल डाटा पूछ लेता है, ठीक है। ये क्या है, जनरल इलेक्शन पहली बार। अभी कौन से हुए, 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और बीजेपी की सरकार बनी है, वो जो भी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसमें सबसे सेकंड नंबर पे जो रोल आता है, देखो जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, या कह सकता हूं प्रो टर्म स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा होता तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो जाता, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन हो जाता। ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, लीडर ऑफ हाउस क्या होता है। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा, कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल डाटा पता होने चाहिए, ठीक है।
अब मैंने कहा कि जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, देखो इस बार स्पीकर किसको बनाया गया, तो कुछ बेसिक लिख लेना, पहला और लास्ट हमें पता होना चाहिए। अगर पूछे फर्स्ट स्पीकर, स्पीकर क्या करता है, लोकसभा की वर्किंग्स को देखता है। पहला स्पीकर कौन था, जीवी मावलंकर। और जो जीवी मावलंकर थे, जीवी मावलंकर यही क्या थे, पहले हमारे प्रो टर्म स्पीकर भी थे। ठीक है, अब आप कहोगे सर प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है, तो सिंपल सा याद रखना, जब तक स्पीकर की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक उस हाउस की वर्किंग के लिए एक ऐसा बंदा जो बहुत बार जीत कर आया हो, जिसने पार्लियामेंट की वर्किंग को देखा हो, वो बंदा क्या करेगा, उसको संभालेगा। तो उसे हम प्रो टर्म स्पीकर कह देते हैं। ठीक है, जो थोड़े से टाइम के लिए बना होता है, समझ गए। अगर पूछे आर्टिकल इसका, तो 93 में स्पीकर डिप्टी स्पीकर होगा, इनके बारे में लिखा है। प्रो टर्म स्पीकर का कोई आर्टिकल नहीं, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट सबको ओथ दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाने के लिए, अब प्रेसिडेंट हर एक को ओथ तो दिलाएगा नहीं, वो स्पीकर को दे देगा, स्पीकर है नहीं, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रो टर्म स्पीकर को बना लेता है ताकि वो उसकी हेल्प कर दे उस चीज में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे पहले प्रो टर्म स्पीकर तो भी जीवी मावलंकर, पहले स्पीकर तो भी जीवी मावलंकर, और इन्हीं को क्या कहते हैं, याद रखना, आपसे पूछ लेगा, फादर ऑफ इंडियन लोकसभा। लोकसभा का फादर किसे कहते हैं, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर पूछे आज के दिन कौन है, एट प्रेजेंट कौन है, तो हमें पता होना चाहिए एट प्रेजेंट हमारे स्पीकर कौन है, ओम बिरला या ओम बिरला। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है पीएम। अच्छा, पीएम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो पीएम की अगर मैं बात करता हूं, तो आज के दिन पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। आपसे पूछे सबसे पहले पीएम कौन थे, तो याद रखना सबसे पहले पीएम कौन थे हमारे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे, 1951 में। ठीक है, 52 में बेसिकली जब इलेक्शन हो गया था, जनरल इलेक्शन। सबसे ज्यादा सीटें उस समय कांग्रेस ने जीती थी, 364। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेन्योर किसका है पीएम के रूप में, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लगभग वो 17 ईयर तक क्या रहते हैं, हमारे पीएम रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डाटा लिखे हुए हैं, इनको हम समझ सकते हैं। देखो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कब से बने होते हैं, तो जब इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक इनको इंटरिम गवर्नमेंट का पीएम बना दिया गया था। ठीक है, तो 1947 से 1964 तक रहे। ठीक है, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कौन थे, तो एक्टिंग पीएम थे। एकमात्र ऐसा बंदा जो 2 बार एक्टिंग पीएम बना था, कौन था, गुलजारी लाल नंदा। एक बार लाल बहादुर जी की डेथ पर, और एक बार उसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार, अटल बिहारी, मनमोहन, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये सारे के सारे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, प्लीज इसको ध्यान रखना, डेज मत याद रखना, बस एक सीक्वेंस याद रखना, कौन कौन कब कब बना होता है। अब हम इनके बारे में थोड़े से इनकी वर्किंग्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे, उस समय जो भारत था, उस समय भारत के ऊपर इतना डेब्ट था, इतना कर्जा था कि हमारे पास खाने को दाने तक नहीं थे। अमेरिका ने कहते हैं जो अनाज भेजा वो जो सुअर खाते थे वहां पे, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का। तब इस बंदे ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन की, जिसका टारगेट था 5 ईयर प्लान बनाना और देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना। आज तक टोटल 5 ईयर प्लान कितने आ चुके हैं, तो याद रखना 12 5 ईयर प्लान आज तक आ चुके हैं। ठीक है, 2015 में 5 ईयर प्लान जो आते थे, प्लानिंग कमीशन, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, अब समझना इनके टाइम पर क्या क्या हुआ, तो कुछ कुछ पॉइंट में लिखवाना चाहूंगा, तो साथ साथ लिख लेना जो पूछ लेता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर सबसे पहले याद रखना क्या बनने शुरू हुए थे, बाखड़ा, ठीक है, नांगल डैम, ठीक है, सतलुज रिवर के ऊपर, जो 226 मीटर हाइट के साथ आज के दिन दूसरा सबसे हाईएस्ट डैम है हमारा। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, तो याद रखना जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री का जो कह सकता हूं रिलीफ फंड है, वो कब बना था, 1948। वो भी किसके टाइम पर बना था, किसने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। IITs, IIMs, ठीक है, AIMS, ये सब किसने स्टार्ट किए थे, पंडित नेहरू। लेकिन कुछ पॉइंट जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए, देखो
इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, पंडित नेहरू की बात हो रही है, इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, जिसमें हमने क्या किया था, जो स्टेट्स थे उनको रीऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ठीक है। लैंग्वेज के बिहाफ पर पहला स्टेट कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उस समय श्री रामुलु जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, फिर उनकी 54 डेज के बाद डेथ हो जाती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बनता है जिसको स्टेट का रिकॉग्निशन मिला था, किसके बिहाफ पर, तो लैंग्वेज के बिहाफ पर, ठीक है। वो सब उसी समय हुआ होता है, आपने पढ़ा होगा 1954, इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट। व्हाट इज पंचशील एग्रीमेंट या पंचशील सिद्धांत कहते हैं इनको, तो ये बेसिकली क्या है, तो चाइना के साथ हुआ था। उस समय हमारे यहाँ पे एक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। उस समय चीन के प्राइम मिनिस्टर जो थे, इन्होंने मिलके और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, अपने 5 चीज यानी कि 5 सेक्टर बताए थे जिसमें हमें एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन 1962 में वहां के पीएम भारत आते हैं, प्रेसिडेंट भारत आते हैं, भारत घूमते हैं, हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, ठीक है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए गए 1954 से 1962, लेकिन 62 में उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद अक्साई चीन वाला रीजन उनका हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हो। तो किसके टाइम की बातें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के टाइम पर क्या लगी थी, पहली बार तो याद रखना, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी 1962। क्या हुआ था उसमें, इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, इंडिया चाइना वॉर, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, तो ऑपरेशन कौन सा, तो आपका ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कहां पर किया था, हमने गोवा को वापस किससे छीना था, पुर्तगीज से, क्योंकि पुर्तगीज सबसे पहले आए थे 1498 में और सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे, तो याद रखना पुर्तगीज ही थे, और उनको हमने ऑपरेशन विजय से 1961 में भगाया होता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और क्या किया होता है जो हमारे लिए काम की चीज है, तो 2 अक्टूबर 1959 इन्होंने क्या किया होता है बेसिकली, तो उस समय जो आपका राजस्थान है, उस राजस्थान का जो बगदरी विलेज है, उस बगदरी विलेज के अंदर सबसे पहले क्या बनाई गई थी, ग्राम पंचायत बनाई गई थी, ठीक है। कहां पे, राजस्थान के बगदरी विलेज और नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिलेगा, जब तुम्हारे पीएम कौन बन जाएंगे, तो जब आपके पीएम राजीव गांधी बनेंगे तब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। कमेटी बनेगी, लेकिन एक्चुअल में कब मिलेगा, रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, एलएम सिंघवी कमेटी 86 वाली है, ठीक है। बाद में 1993 में इनको स्टेटस भी मिल जाएगा पीवी नरसिम्हा राव वाली सरकार में, ठीक है। तो उस बात को हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इनके टाइम पर क्या हुआ होता है, तो उसके साथ साथ कुछ और बहुत सारे पॉइंट है जो हमें याद रखने, ठीक है। बेसिकली इतना याद रखना, जैसे BARC बार्क है ना, आपने DRDO में पढ़ा होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब बना था, 1954। हेडक्वार्टर कहां पे है, ट्राम्बे, ठीक है। ये भी इन्हीं के टाइम पर बना था। अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे सामने कि आपका जो 1958 क्या बना था, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, इन्हीं के टाइम पर। अगर मैं बात करूं इसरो का पहले नाम क्या था, हालांकि आपने पढ़ा होगा इसरो बना होता है 15 अगस्त 1969, लेकिन इसरो जो है उसको पहले क्या बनाया गया था, इनकोस्पार का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द स्पेस रिसर्च। ये जो इनकोस्पार है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये कब बन चुकी थी, 1962 में। किसके टाइम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, या उनके टाइम पर, सॉरी। बाद में क्या हुआ, 1969 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, इसरो कर दिया गया, ठीक है। विक्रम साराभाई की वो कहानियां पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। तो ये कुछ काम थे जो किसके टाइम पर हुए थे, पंडित नेहरू के टाइम पर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्लासों में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। एटलीस्ट ये पॉइंट जरूर याद रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटलीस्ट सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कब हुआ था, 1951, ठीक है। अब आप कहोगे कि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, पार्लियामेंट तो बनी नहीं थी, तो वो कब हुआ था, तो 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही पार्लियामेंट की तरह काम करती थी और वही उसमें अमेंडमेंट हुआ था, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हमने आपके मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट हुआ था उसमें लैंड रिफॉर्म, शेड्यूल नंबर 9 और वो सब एड ऑन किया होता है, ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा सेटलमेंट जिसमें बहुत सारे लोगों को एक जगह पर सेटल किया गया, वो कब हुआ था, 1947 के बाद। और उस सेटलमेंट के बाद उन पाकिस्तान या बांग्लादेश वाले पाकिस्तान, जो पहले पाकिस्तान से, वहां के लोगों से आए हुए लोगों को सेटल करने के लिए एक रिलीफ फंड भी बनाया गया था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा सेटलमेंट था। पंजाब वाले लोगों को सेटल कर दिया गया था दिल्ली की तरफ, और वहां वाले लोगों को आपके कानपुर और अहमदाबाद और इधर शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि सबसे बड़ा सेटलमेंट कहलाता है आज तक का। इन्होंने और क्या किया, तो देखो
उस टाइम पर दो ही सुपर पावर थी, आपने पढ़ा होगा, एक यूएसए और दूसरी होती थी यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लगभग 1945 से 1991 तक क्या चला, तो कोल्ड वॉर चला, जब से उन्होंने न्यूक्लियर बम छोड़ा होता है। अब समझना, ये दुनिया की दो सुपर पावर थी, हम इंडिपेंडेंट हुए 1947। अब हम इधर जाएं तो गलत, इधर जाएं तो गलत, हम टूटे थे दो टुकड़ों में, इधर बन गया इंडिया, इधर बन गया पाकिस्तान, पाकिस्तान सीधा चला गया यूएसए। हम किधर जाएं, इधर जाएं तो ये अटैक कर दे, इधर जाएं तो ये अटैक कर दे, हमारे को कोई देश ही नहीं मान रहा था उस समय। तब हमने क्या किया, तब हमने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की तरफ से, इंडोनेशिया से भी होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज के लोगों ने मिलकर क्या किया, 4-5 कंट्रीज होती है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, क्या नाम था, नाम, एनएम, नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961, जो दुनिया भर में एक तीसरी पावर के रूप में निकल के आती है। तो ये सारे काम कब के हैं, उसी टाइम पीरियड के हैं, तो थोड़ा बहुत इनको याद रखना। ठीक है, नेहरू और नून पैक्ट याद रखना, नेहरू नून पैक्ट, नेहरू नून पैक्ट, नून कौन है, फिरोज खान नून, तो ये वहां के पाकिस्तान के पीएम है और ये हमारे पीएम है, दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था, कब, 1958। उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने जो बेरुवारी केस था वो वाला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार हम सारे केसेस की लिस्ट भी एक बार इसमें अपलोड करेंगे एमआईटी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक अलग से लिस्ट बना लेंगे, वो भी आपको एमआईटी में मिल जाएगी। ठीक है, तो नेहरू नून पैक्ट इन्हीं के टाइम पर हुआ होता है, तो ये कुछ बातें याद रखना, हम आगे कंटिन्यू कर जाते हैं। होता क्या है, 1964 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जब डेथ होती है तो इनके बाद एक्टिंग पीएम कौन बनता है, तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बाद जो पीएम बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, तो इलेक्शन होता है, सॉरी, पीएम बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। और जो लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनते हैं, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री को बेसिकली पता ही नहीं होता कि पीएम बनना है। ये इतने गरीब थे कि ऐसा कहते हैं कि इनके पास दो ही धोती थी, एक फटी हुई थी जो प्रेस नहीं थी, एक प्रेस थी, ठीक है, या एक प्रेस थी जो फटी हुई थी और जो फटी हुई नहीं थी वो प्रेस नहीं थी। तो जिस दिन इनको ओथ लेनी थी, इन्होंने फटी हुई धोती पहन के ओथ ली होती है। एक आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तुम जानते हो, तो उन हालातों से यहां तक आने में जो हमने संघर्ष किया, जो स्ट्रगल किया, वही तुम्हारे पूरे हमारी कहानी है। ठीक है, अब क्या हुआ, पीएम बन गए, कभी पीएम हाउस में नहीं रहे, वो सब कहानियां किसानों के नेता कह देते हैं। इनके टाइम पर क्या हुआ, तो समझना, इनके टाइम पर बेसिकली कुछ काम हुए होंगे जो हमें याद रखने हैं। इनके टाइम पर लाल बहादुर, इनको क्या कहते हैं, तो फार्मर्स लीडर। क्या नारा दिया था इन्होंने, जय जवान जय किसान। कौन सा नारा दिया होता है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनको भारत का लाल भी कह देते हैं। अच्छा, हुआ क्या था इनके टाइम पर, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर, कौन सा, 1965। ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी चली जाती है लाहौर तक, और लाहौर में जाने के बाद वो वापस लौट आते, एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, और वो हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ी गलती थी उस दिन, अगर लाहौर छीन लेते तो अच्छा होता, क्योंकि ये भी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके बैठे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, किनके टाइम पर हुआ होता है ये वाला, तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे पीएम थे जो आउटसाइड ऑफ इंडिया, इनकी डेथ हो जाती है किसमें, जब ये इस लड़ाई के बाद एग्रीमेंट करने गए थे। वो डेट कौन सी थी, तो याद रखना, 10 जनवरी 1966। क्या करते हैं ये, जब वहां पे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बेसिकली 1966 में जब ये वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पे आपके जो उज्बेकिस्तान होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे भी हुआ वो पता नहीं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एलिगेशंस लगते रहते हैं, वो बात की बातें हैं। जैसे इनकी डेथ होती है, ठीक है, ताशकंद के अंदर, ठीक है, जैसे इनकी डेथ होती है, उसके बाद जो पीएम बनते हैं दोबारा से, एक्टिंग प्रेसिडेंट पीएम कौन बनते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा के बाद जो पीएम बनती है वो बनती है इंदिरा गांधी, भारत की फर्स्ट, ठीक है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड दो बार है, देखो, एक बार 1966 से लेकर 1977, और एक बार याद रखना 1980 से लेकर 1984 तक, दो बार वो पीएम रही हमारे इंडिया की। ठीक है, दो टर्म है उनके बेसिकली। ठीक है, टर्म तो तीन हो गए, लेकिन दो बार बनती है अलग अलग। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी जो थी उनके टाइम पर क्या क्या हुआ, तो देखो कुछ पॉइंट याद रखना। 1969 में इनको स्पार का नाम रख के क्या कर दिया, इसरो। इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ, तो 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, और इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद क्या बना, तो आप जानते हो बांग्लादेश। क्या बना होता है, बांग्लादेश। ठीक है, 1971 में।
उसके बाद इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ तो याद रखना 18 मई 1974 को इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और ऑपरेशन जो स्माइलिंग बुद्धा था, उस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंडर हमने क्या किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग, इंडिया ने अपनी पहली न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी जो अनऑफिशियल थी, याद रखना, ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंडर, ठीक है। और क्या होता है इन्हीं के टाइम पर, तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं, जैसे 1974 के अंदर ही क्या हुआ था, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट, जो अभी कच्छतीव आइलैंड जो है वो न्यूज में बना रहता है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट 1974 में उसी समय का हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद 1975 में क्या लग जाती है, तो याद रखना 1975 में सेकंड नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, 1975, ठीक है। और याद रखना पहली बार ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम, आज तक आपने पढ़ा होगा हमारी लोकसभा जो है उसका टेन्योर 5 साल होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 साल हो गया था, 5 to 6 ईयर। तो कब हुआ था, 1971 से लेकर 1977 तक पहली बार हमारी लोकसभा 6 साल तक चलती है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद 1977 के अंदर क्या होती है, इनकी हार हो जाती है और पहली बार किसकी सरकार आती है, तो नॉन कांग्रेस पीएम बनते हैं, कौन, मोरारजी देसाई। और इन्होंने और क्या क्या किया था इसी में, तो याद रखना 1969 में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था। कहां पर लगाया गया था, तारापुर। और तारापुर कहां पे है, तो याद रखना महाराष्ट्र, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन्हीं के टाइम पर याद रखना 1969 में क्या हुआ था, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है, बैंकों का नेशनलाइजेशन पहली बार 14 बैंक्स का 1969 के अंदर, ठीक है। इन बातों को याद रखना जो मोस्टली एग्जाम में पूछ लेता है। फिर जैसे इनकी सरकार गिरती है तो सरकार आती है किसकी, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो है हमारे आज तक के ओल्डेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, जो 81 ईयर की एज में पीएम बनते हैं, ठीक है। जब ये पीएम बनते हैं तो इनके पास देखो बेसिकली होता क्या है, कितने दिन तक रहे, तो 1977 से 79 तक। बेसिकली इनकी पार्टी में एक पर्सन होता है चरण सिंह, ठीक है। ये जो चरण सिंह थे इसके बाद पीएम भी बने, ठीक है। और चरण सिंह ऐसे पीएम थे जो कभी लोकसभा के दर्शन ही नहीं कर पाए, पीएम बनने के बाद सरकार गिर जाती है। कैसे, समझना, मोरारजी देसाई जब पीएम बनते हैं तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में ये होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, किसी कारणवश से पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, सरकार गिर जाती है किसकी, मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई के बारे में बस इतना याद रखना, ये ओल्डेस्ट पीएम ऑफ इंडिया है। अच्छा, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। अगर पूछे पाकिस्तान का तो निशाने पाक, और निशाने पाक किसको मिला हुआ है, मोरारजी देसाई, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उस समय जब हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे तो इन्होंने पाकिस्तान को फोन करके कहा कि हमें पता है कि तुम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो। पाकिस्तान ने कहा तुम्हें कैसे पता है, तो उसने कहा हमारे भी तो एम्बेसडर दूत होते हैं ना, हमारे भी तो अंगद हैं, वो बता देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, पूरे पाकिस्तान की बाउंड्री सील की और जो बाहर के लोग थे उनको मार दिया, CIA, मोसाद, रो, सबको मार दिया गया। बाद में इनको वहां पर बुलाकर क्या दे दिया गया, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा, निशाने पाक, जो किसको मिला हुआ है, ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन सा है, मोरारजी देसाई। सबसे ओल्डेस्ट थे तो बहक गए होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट कौन बनते हैं, चरण सिंह। चरण सिंह जब बनते हैं तो कितने दिन रहते हैं, तो सिर्फ 5 मंथ, ठीक है, लगभग 5 महीने। तो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर एज ए पीएम तो कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चरण सिंह कितने दिन, 5 महीने तक लगभग, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, किसानों का नेता भी कहते हैं, लीडर ऑफ पीजेंट भी कहते हैं, ठीक है, किसानों का मसीहा, ये सब कहा जाता है। उसके बाद दोबारा सरकार आ जाती है किसकी, इंदिरा गांधी। और इस बार इंदिरा गांधी की सरकार आती है 1980 से 84 तक। और इस वाले टेन्योर में क्या क्या हुआ देखना, 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन फिर हो जाता है, ठीक है, 2 बार हुआ है, 14, 6 और उसके बाद भी हो चुका है। अब मैंने कहा कि इनके टाइम पर क्या हुआ, तो देखो 1984 के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो एक ही कहानी याद रखना, कौन सा, तो आपने सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि जो आपका पंजाब का गोल्डन टेंपल है, उस गोल्डन टेंपल का एक पुजारी होता है जिसका नाम क्या था, भिंडरावाला। ये भिंडरावाला बेसिकली किसकी डिमांड कर रहा होता है, तो सेपरेट नेशन की, खालिस्तान की। इसने बेसिकली 1980s में इंदिरा गांधी की हेल्प की होती है इलेक्शन जितवाने में। फिर ये जब ओपनली डिमांड करता है खालिस्तान की तो इंदिरा गांधी कुछ कहती नहीं है। याद रखना इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता था, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोलती थी। ये हमारे हिंदुओं को पंजाब में एंट्री करने पे पीटता था, मारता था, तो इसको ये कुछ नहीं कहती थी पार्लियामेंट में, तो इसको गूंगी लेडी भी कहने लगे थे, ठीक है।
अब क्या हुआ, एक दिन इसने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, हमारे इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि जाओ और उस ऑपरेशन ब्लू स्टार को करो। किया क्या गया, तो इसमें हमारे गोल्डन टेंपल पे आर्मी जाती है, सभी लोगों को मार दिया जाता है, भिंडरावाला भी मारा जाता है, बच्चे बूढ़े औरतें सब मारी जाती हैं। इस बात का बदला लेने के लिए दो सिख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड होते हैं। वो एक दिन क्या करते हैं, इंदिरा गांधी इस घर से निकल रही होती है तो उसको गोलियां मार देते हैं, 46 गोलियां कहते हैं उनको मारी जाती है, उनकी हो जाती है डेथ, ठीक है, 1984 में। और जैसे उनकी डेथ होती है तो नेक्स्ट पीएम कौन बनता है, तो उनके बाद पीएम बनते हैं राजीव गांधी। और राजीव गांधी आज तक के सबसे ज्यादा सीटों से पीएम बने थे, 411 सीटें उनको मिली होती हैं। और जैसे पीएम बने थे इन्होंने क्या किया था, याद रखना, इन्होंने बाद में बात पता चली, इन्होंने क्या करवाए थे, दिल्ली रिवोल्ट्स, यानी कि सॉरी दिल्ली दंगे। क्या हुआ था दिल्ली दंगों में, तो इन्होंने बेसिकली वहां पे जितने सिख लोग रहते थे सबको मरवा दिया, मैक्सिमम लोगों को। बाद में ये सरकारी रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर ये सारी बातें निकल के आती हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने काम क्या किया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजीव गांधी के काम क्या क्या हो जाएंगे, देखो इन्होंने क्या किया, 80 या कह सकता हूं फॉर एग्जाम्पल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, जिसमें इन्होंने एंटी डिफेक्शन बिल को लागू किया, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल कानून पर रोक, आया लाल गया लाल वाली कहानी, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया था, वोटिंग की जो एज होती थी, उस वोटिंग की एज को पहले कितनी होती थी, 21 ईयर, इन्होंने कितना किया, इसको 18 ईयर किया, ठीक है। और ये कैसे किया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के अंदर एक ऑपरेशन किया, कौन सा, ऑपरेशन कह सकता हूं पवन, ठीक है, ऑपरेशन पवन। ये कहां पर हुआ था, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बेसिकली जो लिट्टे ग्रुप था वो एक्टिव था, ठीक है। और उस लिट्टे ग्रुप में हमारे इंडिया के लोग थे, ठीक है, तमिल बोलने वाले, वो वहां पे सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे थे। तो हमारी आर्मी जाती है, पहली बार आउट ऑफ इंडिया जाती है, और वहां पे जितने भी लिट्टे के लोग थे उन सारे लिट्टे के लोगों को लिटा दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो लिट्टे के ग्रुप के जो लोग थे, इन्हीं लोगों ने मालदीव्स में भी लोगों को परेशान कर रखा था सरकार को। तो इसी के बाद याद रखना 1988 में एक ऑपरेशन और होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन कैक्टस। और ऑपरेशन कैक्टस कहां पे हुआ था, तो वो हुआ था आपके मालदीव्स में, कहां पे, मालदीव्स के अंदर, ठीक है, जिसमें भी लिट्टे ग्रुप ही होता है, प्रभाकरन वाला, ठीक है। और प्रभाकरन को 2009 में मार दिया जाता है, ठीक है, 1970s में ग्रुप बना होता है। अब जब एक बार राजीव गांधी जब वहां से जा रहे होते हैं, यानी कि 1989 में जब सरकार चली जाती है, तो ये जाते हैं मद्रास, और मद्रास के अंदर ये कर रहे होते हैं चुनावों के लिए, इलेक्शन के लिए अपना प्रचार प्रसार। वहीं पर कुछ एक लड़की आती है, कुछ लोग और आते हैं, ह्यूमन बॉम्ब बन के आती है, इनको माला पहनाती है और उसके बाद बटन दबाती है, दोनों मर जाते हैं, ठीक है। और इनका असैसिनेशन हो जाता है। कब, तो इनका असैसिनेशन कब हुआ था, तो याद रखना 21 मई 1991, ठीक है। कब होता है, 21 मई 1991 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनकी सरकार कब गिर चुकी थी, 1989 में। तो 1989 में पीएम कौन बना, तो देखो 1989 में पीएम कौन बन चुका है, फॉर एग्जांपल कौन बन चुका, वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह, ठीक है। 89 से 90 एक साल रहे, ज्यादा कुछ किया नहीं तो हम पढ़ते भी नहीं इतना। चंद्रशेखर 1990 से 1991 एक साल रहे, ठीक है। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, पहले फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम, पहले हमारे साउथ इंडियन पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इनको इस बार भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह को भी मिला है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर में, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1991 से 96। इन्होंने क्या किया, तो देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कौन लेकर आया था, पीवी नरसिम्हा राव। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो आपके मनमोहन सिंह, कौन थे, मनमोहन सिंह। और याद रखना मनमोहन सिंह ऐसे पर्सन थे जो पीएम भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये क्या था, एलपीजी, तो उस समय हम सोशलिज्म में विश्वास रखते थे, सोशलिस्ट कंट्री थे, हर चीज सरकारी होती थी, तो हम एक दिन बर्बाद हो गए, जैसे जियो बीएसएनएल है। तो हमने क्या किया, आबाद होने के लिए एलपीजी लेकर आए, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस फ्री कर दिया 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर, लीकर, ना डिफेंस के वेपन्स, ठीक है, इन सब की 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सबको हमने क्या कर दिया, लाइसेंस फ्री। तो बाहर से पैसा आने लगा, तो हमारा पैसा बढ़ता चला गया, खजाना बढ़ता चला गया। आज देखो, आज दुनिया भर के देश डूब जाते हैं, अमेरिका डूब चुका है 2-3 बार, उसके बाद क्राइसिस आ चुके हैं, हम कभी भी क्राइसिस में नहीं गए। उसकी वजह क्या थी, पीवी नरसिम्हा राव के समय क्या आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में हमने हर चीज प्राइवेट कर दी,
सिर्फ इंडियन रेलवे और हमने किसको छोड़ा था, एटॉमिक पावर। ठीक है, इंडियन रेलवे को इसलिए छोड़ा था कि वो उसको क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, उसको प्राइवेट कर दोगे तो गरीब आदमी ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन दो को छोड़ा था। और ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोब पर पूरे प्रोडक्ट को पहुंचाना वहां के यहां तक। ठीक है, उसके बाद इनके टाइम पर और क्या होता है, तो देखो इनके टाइम पर एलपीजी को मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखना, और इनको इस बार भारत रत्न भी मिला है। उसके बाद आती है सरकार भी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1996 से 1996। ठीक है, कब से कब तक, तो 16 मई से 1 जून, लगभग कितने 13 डेज रहते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से आ जाती है सरकार एचडी देवगौड़ा। ठीक है, उसके बाद देवगौड़ा जी का टाइम पीरियड 1996 से 1997। फिर आ जाते हैं इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल 1997 से 1998। फिर आ जाती है सरकार किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। बेसिकली इसमें 2 बार बने होते हैं। ठीक है, 13 मंथ और पूरे 5 साल। ठीक है, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। इनके टाइम पर क्या हुआ, तो देखो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना। इनके टाइम पर क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना उस समय क्या हुआ था, ऑपरेशन शक्ति। और ऑपरेशन शक्ति में क्या हुआ था, तो कब हुई थी, 11 मई 13 मई 1998। हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफिशियल न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। कहां पे, पोखरण। और इसी को क्या नाम दिया गया फिर बाद में, पोखरण फर्स्ट, और इसको पोखरण सेकंड। ठीक है, P2। याद रखना ये क्या था, ऑपरेशन शक्ति। हमने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति दिखा दी, ऐसे याद कर लेना। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नॉन ऑफिशियल था, ऑफिशियल नहीं था, हमने माना नहीं था। इसमें हमने माना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, तो याद रखना इन्हीं के टाइम पर 1999 में कौन सी लड़ाई हुई थी, कारगिल वॉर। ठीक है, और कारगिल वॉर में हम जीते थे, पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, आप जानते हो। ठीक है, उस समय आपने सुना होगा वो कहानी की, उस समय ब्रिटेन जो यूएसए का पीएम होता है वो फोन करता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को और कहता है कि पाकिस्तान का मैसेज है कि अगर तुमने लड़ाई नहीं हार नहीं मानी तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ठीक है, उनसे कह दो कि न्यूक्लियर बम छोड़ दें, लेकिन अगर कल का सूरज उगा तो दुनिया तो रहेगी लेकिन पाकिस्तान नहीं दिखेगा। ठीक है, ये वाली बातें आप जानते होंगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, किसके टाइम पर न्यूक्लियर कह सकते हो कि हम न्यूक्लियर पावर्ड हो चुके थे ऑफिशियली, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर। ठीक है, इन्होंने और क्या क्या किया था, तो देखो इन्होंने क्या किया था, जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन लोकसभा के जो टोटल मिनिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वो कितने होने चाहिए, तो पहले 10% होते थे। इन्होंने क्या किया, 93rd अमेंडमेंट करके कितने कर दिए, 15% कर दिए, कि अब कितने होंगे, 15% से ज्यादा आप नहीं बना सकते मिनिस्टर्स, मैक्सिमम 15% ही हो सकते हैं लोकसभा सीटों के। जैसे आज के दिन मोदी सरकार के अंदर लगभग 73-74 मेंबर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, एमपी जो है मिनिस्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, और इनके टाइम पर क्या हुआ था, तो कुछ बातें और याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, आपने सुना होगा नेशनल हाईवेज जो है, जो कनेक्टिविटी है वो इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। जैसे आपने सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम है जिसको चतुर्भुज स्कीम बोल देते हैं, ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 1999। किसके टाइम पर, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या था, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे आपका चेन्नई, यहाँ पे आपका कोलकाता, इन चारों को क्या कर दिया गया, बेसिकली कनेक्ट कर दिया गया। तो इसे क्या नाम दिया गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, नेशनल कॉरिडोर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया कन्याकुमारी से, और इधर गुजरात को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया आसाम के सिलचर से। और ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना ये इंटरसेक्ट करते हैं झांसी के अंदर। ठीक है, यूपी, पता होना चाहिए आपको। ये कितना है, 7141 किलोमीटर, और ये लगभग 5876 किलोमीटर चारों को मिलाकर। ठीक है, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आपकी जयपुर के बाहर से भी जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा रोड पर लिखे रहते हैं। तो ये सारे काम किसके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर। फिर किसकी सरकार आती है, तो आपकी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी क्या करते हैं, तो कुछ पॉइंट याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनमोहन सिंह ने क्या क्या किया है, देखो इनके टाइम पर क्या आया था, तो आपने पढ़ा होगा नरेगा, नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट, नरेगा। ठीक है, 2005। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर क्या आया था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो 12 अक्टूबर 2006 में इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, 12 अक्टूबर। इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, तो याद रखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, कब आई थी, 2009, या नेशनल एजुकेशन एक्ट भी आया था। ठीक है, 2009। ठीक है, तो ये कुछ काम है जो इनके टाइम के याद रखने हमें। ठीक है, बेसिक से पॉइंट है।
उसके बाद कौन आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर क्या हुआ तो आप जानते हो, पहला कौन सा, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, कब हुआ था डीमोनेटाइजेशन, तो याद रखना 8 नवंबर 2016। इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ तो आपने पढ़ा होगा अभी जो आपका CAA, ये तो अभी लेटेस्ट का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, आर्टिकल 370 हम पढ़ चुके हैं, उसको हटाया गया। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर और क्या क्या होता है तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि जो आपके जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको भी हटा दिया गया बाद में 2020 में। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखना। लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 106, ये भी इन्हीं की सरकार में हुआ। ठीक है, ये क्या लेकर आए, GST, ये वो चीजें जो हम पढ़ते हैं अलग से। ठीक है, जस्ट मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्या क्या किया होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो इन्होंने की होती हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट एटलीस्ट याद रखना जो बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। ये सब मैं समझा चुका हूं कितने कितने टाइम के लिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। सबसे ज्यादा नो मोशन कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस वोट किसके लिए पड़े थे तो इंदिरा गांधी के टाइम पर 15। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। आर्टिकल 78, 75 एंड द 74, ये बेसिकली किसके बारे में है तो ड्यूटीज के बारे में। देखो 75 आर्टिकल क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर विल बी ए प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आपके PM को अपॉइंट करेगा, आर्टिकल 75 में लिखा है। ठीक है, द लीडर ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैज द मेन एग्जीक्यूटिव पावर एंड द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 77। ठीक है, आर्टिकल 78 में क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो सारे के सारे जो स्टेट में देश में चल रहे एक्टिविटीज के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उसे बताए। ठीक है, और ये सारे के सारे बातें किसकी, उन दोनों के रिलेशंस के बारे में लिखा हुआ है। लीडर ऑफ कंट्री प्राइम मिनिस्टर होता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन प्राइम मिनिस्टर करता है, किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट होता है। ठीक है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री होता है, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक क्रिएट करता है। एक्चुअल हेड होता है, नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट होता है। तो वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 74 उन दोनों के रिलेशंस को बता रहा है, वो उसको अपॉइंट करेगा। 75 में वो उसको बनाएगा, वो फिर दूसरे मिनिस्टर्स को बनाएगा। ठीक है, 78 में वो उसकी ड्यूटी है कि वो उसके सारे वर्किंग्स के बारे में उसको डिस्कस करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं समझा चुका हूं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सेकंड लॉन्गेस्ट इंदिरा गांधी, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 बार गुलजारीलाल नंदा, फर्स्ट वुमेन इंदिरा गांधी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस मोरारजी देसाई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड पाकिस्तान हाईएस्ट सिविल अवार्ड मोरारजी देसाई हम पढ़ चुके हैं। यंगेस्ट इंडियन PM राजीव गांधी, फर्स्ट टाइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया PV नरसिम्हा राव, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा इंदिरा गांधी। ठीक है, और याद रखना PM चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, आइदर हाउस का मेंबर हो, उसको क्या बनाया जा सकता है, PM बनाया जा सकता है। उसकी जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि MP जो होते हैं ना तो लोकसभा वाले की 25 होती है, तो 25 का भी PM बन सकता है। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ही इज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु डज नॉट वर्क अंडर कैबिनेट, व्हेन एनी मैटर कंसर्निंग हिज डिपार्टमेंट इज ऑन द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट ही इज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो अगर मुझे PM को हटाना है पोस्ट से, तो PM को हटाने के लिए बेसिकली मेरे पास क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन द लोकसभा, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द राज्यसभा। राज्यसभा में एप्लीकेबल नहीं होता लेकिन लोकसभा में होता है। दिस मोशन इज ए फॉर्मल वे फॉर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू एक्सप्रेस देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ गए ना कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको बाद में हटा दिया जाएगा। प्रपोजल कौन लाता है, तो देखो सिंपल से याद रखना, एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन प्रपोज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोई भी कर सकता है, अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। टू डू दिस दे नीड टू गिव ए रिटन नोटिस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टेटिंग द रीजंस ऑफ देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अंडर रूल्स 198 का 1, 198 का 5 ऑफ द लोकसभा इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द स्पीकर हैज कॉल्ड अपॉन इट। जब स्पीकर अलाउ करेगा तभी इसको बुलाया जाएगा, पहले स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। To introduce a motion of no confidence against the Council of Ministers in the Lok Sabha, a member of Parliament needs the backing of at least 50 fellow MPs. कम से कम 50 MPs की परमिशन चाहिए, उसको उसका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ठीक है, This means that any Lok Sabha MP who can gather support from 50 of their colleagues has
द राइट टू इंट्रोड्यूस सच ए मोशन एट एनी टाइम। ठीक है, तो उसको लाया जा सकता है, डिस्कशन वहां पे करना होगा, डिबेट होगी, उस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है विद मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट इंडिकेट्स दैट द लोक सभा हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इन सच ए केस द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन एंड द गवर्नमेंट में कोलैप्स। ठीक है, सरकार गिर सकती है। आप मुझे कमेंट करके बताना कितनी बार ऐसा हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिरी है। ठीक है, ये आपका घर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1993 में नरसिम्हा राव जीत गया था, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए थे, मनमोहन सिंह जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो कई बार क्या होता है लोकसभा में ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस? तो कुछ होते हैं स्टार्ड, कुछ होते हैं अनस्टार्ड, कुछ होते हैं आपके कौन से शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट कौन से होंगे? डिस्टिंग्विश्ड बाय एन आर्टिस्टिक, दिस रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, आंसर भी ओरल देना होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो रिटर्न आंसर चाहिए होता है, जिनमें आप पूछोगे तो रिटर्न आंसर देंगे वो लोग। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो होते हैं जो आप एक नोटिस देते हो 10 डेज से कम वाला, कि 10 दिन पहले आप बताते हो कि हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अगला प्रिपेयर करके आए तो वो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब एक होता है जीरो आवर। जीरो आवर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। ये हमने स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। It is not mentioned in the parliamentary rules book. Under this, MP can raise matters without any prior notice. The zero hour starts immediately after the question hour and lasts until the agenda for the day. That is regular business of the day. In the other words, the time gap between the question hour and the agenda is known at the zero hour. तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है जीरो आवर किसे कहते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना कि वो टाइम गैप जो क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच में होता है उसे हम जीरो आवर कह देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आवर बेसिकली पहले पूछा जाता था, अब उसको 11 से 12 के बीच में शिफ्ट कर दिया गया है राज्यसभा में, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है? अगर किसी पार्लिया कोई बिल है वो एक हाउस से दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस से 6 महीने तक पास ही नहीं हुआ, तो उस केस में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट क्या करेगा? ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। एंड हु विल लीड द ज्वाइंट सिटिंग? तो याद रखना लोकसभा स्पीकर। और कौन से आर्टिकल में लिखा है कि ज्वाइंट सिटिंग होगी? तो याद रखना ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 108, और उसका हेड हमेशा कौन होगा? तो लोकसभा का स्पीकर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आपसे पूछेगा कितनी बार ऐसा हुआ है, तो 3 बिल ऐसे हैं जो ज्वाइंट सिटिंग से पास हुए हैं। कौन कौन से? 1950 के बाद से आज तक 3 बार। एक डोरी प्रोहिबिशन बिल यानी कि दहेज को प्रोहिबिट करने वाला बिल 1960, एक बैंकिंग सर्विस कमीशन 1977, और एक कौन सा? टेररिज्म बिल 2012। ये 3 बिल ऐसे हैं जो आपके ज्वाइंट सिटिंग के बाद पास किए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। एक होता है जेपीसी, है ना, ये भी आपने वर्ड सुना होगा, व्हाट इज जेपीसी? राहुल गांधी जी डिमांड कर रहे थे अभी, है ना। तो ये जेपीसी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट में बनती है, जो किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या बिल को उसके अंदर इंक्वायरी करने के लिए बनाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज के मेंबर होते हैं, अपोजिशन पार्टी के भी और ये सब की। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? तो लोकसभा का चेयरमैन होता है, स्पीकर। Parliament determines the composition of the JPC and there is no set limit or the number of members. Members कितने होंगे ये डिसाइड नहीं होता, और वो जेपीसी बैठ जाती है किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। जैसे कुछ केसेस मैंने लिखे, ठीक है, बोफोर्स स्कैंडल 1987 जो राजीव गांधी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम आपने सीरीज देखी होगी 1992, उस पे जेपीसी बैठी थी। केतन पारेख मार्केट स्कैम, इस पे बैठी थी। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर पेस्टिसाइड मिलते थे, पहले जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते थे उसमें पेस्टिसाइड आते थे, कीड़े मारने की दवाई, तो उसके ऊपर भी हमारे 2003 में बैठी थी जेपीसी। ठीक है, उसके बाद उनको बंद कर दिया था, बाद में दोबारा से आई थी वो। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम 2011 उसमें। ठीक है, वीवीआईपी चोपर स्कैम 13 में, लैंड एक्वा सीजन 2015, एनआरसी 2016 और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके ऊपर जेपीसी बैठी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। व्हाट इज लीडर ऑफ अपोजिशन? तो याद रखना जो दूसरे नंबर पर जीत कर आई होती है पार्टी, उसका मेंबर क्या होता है? हेड, लीडर ऑफ अपोजिशन। जो आज के दिन कौन बने हैं? राहुल गांधी। ठीक है, याद रखना। और कितनी 1/10 सीट होनी चाहिए हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके वैल्यूएशन क्या है, इसकी क्यों इतनी जरूरत है? तो देखो, ही विल बी ए मेंबर ऑफ द क्रूशियल कमिटी। जैसे पीएसी, आपका जो बजट का पैसा होता है उसकी जो रिपोर्ट बनाता है आपका सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी रिपोर्ट को बाद में पीएसी वेरीफाई करती है। और पीएससी वेरीफाई करती है तो पीएससी का हेड कौन होता है? तो आपके पीएससी का हेड होता है आपका लोकसभा का अपोजिशन का लीडर। अब सोचो अपोजिशन का लीडर ही नहीं है तो पिछले 10 साल में कोई स्कैम ही नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि अपोजिशन तो था ही नहीं, तो पीएससी का कोई हेड ही नहीं था। तो पीएससी भी उन्हीं की, सरकार भी उन्हीं की, सीएजी भी उन्हीं का, तो स्कैम सामने आए नहीं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
उसके बाद पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पीयूज जो होते हैं, पीएसयू जो होते हैं, एस्टिमेट कमेटी एस्टिमेट लगाती है कि बजट कितना कितना पैसा खर्च होगा, बजट का एस्टिमेट। सबसे बड़ी कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी, याद रखना 30 मेंबर होते हैं सारे के सारे लोकसभा से। और सबसे छोटी कमेटी कौन सी होती है? लाइब्रेरी कमेटी। कौन सी होती है? लाइब्रेरी कमेटी। इसमें 9 मेंबर होते हैं, 6 होते हैं लोकसभा से और 3 होते हैं आपके राज्यसभा से, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू बी ए मेंबर ऑफ वेरियस सिलेक्शन कमेटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग हेड्स ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में वो होगा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर में वो होगा, सीआईसी में, सीबीआई के अपॉइंटमेंट करोगे चेयरमैन की तो होगा, एनएचआरसी में होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ठीक है। लोकपाल है ना, इसके अपॉइंटमेंट में ये होगा। लेकिन जब ये है ही नहीं तो किस में होगा? समझ में आ रही ना? तो इसकी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। इसको कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर स्टेटस मिलता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट ए कैबिनेट मिनिस्टर बट उसका जो स्टेटस है वो इज इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर, उसके जैसे अलाउंसीज, उसके जैसे इमोलुमेंट्स उसको मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ही प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द गवर्नमेंट। इसका काम ही है कि गवर्नमेंट की बुराई करना, उनकी कमियों को निकालना ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, ठीक है। इसलिए किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है, वरना तो मनमानियां होने लगेंगी, डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर तो राजा महाराजाओं वाला सिस्टम ही अच्छा था। The leader of the opposition in the both the houses were accorded statutory recognition under the salaries and the allowances of the leader of opposition, ठीक है। वो सब मिलता है, पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अंडर इनको मिलता है। एंड आर एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेज एंड द अदर, वो सब मैंने जो अभी बताया कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और इसके बारे में ऑफिस ऑफ द लीडर, इसका ऑफिस जो होगा वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, पीएम को अपॉइंट करेगा और पीएम दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे पीएम में? तो कितने होंगे? 15%। ये कब हुआ? तो 91st अमेंडमेंट 2003, ये मैं पढ़ा चुका हूं अभी, ठीक है। आर्टिकल 120, 121, 122 बिल्कुल याद रखना। 120 कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। इसमें कहा गया कि 122 में वो बताया गया कौन सी लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज होंगी, तो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश होती हैं, ठीक है। और कोई दूसरी लैंग्वेज भी बोलना चाहता है तो बोल सकता है, उनके पास सिस्टम होता है, ठीक है। 121 और 122 मोस्ट इंपोर्टेंट। 121 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, कि जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है वो बीच में रेस्ट्रिक्शन नहीं करेगी, टांग नहीं अड़ाएगी। और 122 कहता है कि द कोर्ट्स फ्रॉम द इंक्वायरिंग अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि क्या लिखा है पहले में? अच्छा, इसमें क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट्स द कोर्ट्स फ्रॉम इंक्वायरिंग। पहले में इसमें क्या, कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेंगी। इसमें क्या है कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो कोर्ट की कार्रवाई में उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बिल्कुल उल्टा है थोड़ा, ठीक है। इसमें लिखा है कि कोर्ट डिस्टर्ब नहीं करेगी पार्लियामेंट के काम को, और इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब नहीं करेगी कोर्ट के काम को। तो 121 एंड 122 इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट किसी MIT के अंदर। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।